हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस शानदार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पर हम करने वाले हैं आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारती भवन पब्लिकेशन। आपको स्वागत है बीएम एजुकेशन क्लास 8 के इस प्लेटफॉर्म के अंदर। देखिए दोस्त, वीडियो लेट हो चुके हैं, मुझे पता है। मैं वीडियो को बहुत पहले डालने वाला था, बट कुछ इशू के कारण, कुछ ग्लिच के कारण मैंने वीडियो को दो बार बनाया था। मैंने वीडियो को दो बार बनाया था और दोनों ही बार वीडियो में कुछ ग्लिच हुए थे, कुछ टेक्नोलॉजी का इशू हुए थे, कुछ जो क्लिप्स थे वो इरप्टेड हो गए थे। तो इसके लिए इस वीडियो को मैं ये तीसरी बार बना रहा हूँ। ये थर्ड टाइम है इस वीडियो को बनाने का मेरा। तीसरी बार, दो बार मैं बना चुका हूँ, ये तीसरी बार है। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। जो डिले हुआ है, जो लॉस हुआ है आपका, उसके लिए सॉरी गाइस, सॉरी फॉर योर लॉस एंड डिले गाइस। और विदाउट योर वेस्टिंग हम शुरू करते इस लेक्चर को, ठीक है। आज हम करने वाले थे क्या सर? आज हम करने वाले थे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जहां हम डिस्कस करने वाले थे ओरल क्वेश्चंस को। हालांकि हम यहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन। शायद यहाँ पर इस लेक्चर में क्वेश्चंस ना हो सके, तो कॉन्सेप्ट करेंगे। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे अगर पॉसिबल हो तो आज हम करेंगे ओरल क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के तबाही कंटेंट को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता है, जो कि हर एक देश में होता है। तो सबसे पहले एक सवाल आता है आपके दिमाग में, क्या हमें इन कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, क्या हमें इसकी ज़रूरत है? तो उसी से हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है कि वाई डॉज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? वाई डॉज ए कंट्री, आप चाहो तो मेरे साथ नोट्स लिखते, तो नहीं तो आपको ये जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आज जब भी आपको टाइम मिला आप इसको लिख लेना वैसे, और या तो आप इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। वाई डॉज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को, एक देश को संविधान की यानी कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, वो हमारा पहला टॉपिक, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, आजकल देखा जाए तो आजकल यानी टुडे ज़्यादातर देशों के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी मोस्टली कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आजकल ज़्यादातर देशों के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी अपना खुद का संविधान है ज़्यादातर देशों में आजकल। बट यहाँ पर एक नोट करने वाली बात आती है। नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात, ये नोट करने वाली बात है कि अगर कोई कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतांत्रिक है, यानी जहाँ पर लोग अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, यानी हेड ऑफ द कंट्री कौन होंगे वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, तो उस कंट्रीज को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी लोकतांत्रिक देश कहते हैं। ठीक, अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो इसका मतलब एक गारंटी है कि उसके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर कोई देश जो कि डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतांत्रिक को मानता है, जहाँ पर लोग जो है सुप्रीम अथॉरिटी है, यानी जहाँ पर देख डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावर है वो पीपल्स के पास, यानी लोगों के पास, क्योंकि लोग ही ऐसे लोग हैं, यानी लोग ही हैं उस देश के जो कि उस जगह के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने हिसाब से चुन सकते हैं और चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं। तो पीपल्स आर दी मोर पावरफुल
थिंग्स इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा सत्ता में जो चीज़ है वो लोगों के पास है, इसलिए हम इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी लोकतांत्रिक कहते हैं। अगर कोई कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है यानी लोकतांत्रिक है तो ये कंपलसरी है, ये गारंटी है कि उसके पास अपना खुद का संविधान होगा यानी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इट इज लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंपलसरी, ये गारंटी कि उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। बट इसका जो वाइस वर्सा है, इसका जो उल्टा है, इसका जो वाइस वर्सा है, ठीक, जो कि क्या है, मे बी और मे नॉट बी, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका ये तो पहला कंडीशन था, इसको लिख लो, इसको मैं आई लिख देता हूं, आई। अब दूसरा कंडीशन देख लो मेरे यार, अगर कोई देश यानी कोई कंट्री मान लो, ठीक, जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है यानी अपना संविधान है, तो क्या होगा, ये क्या डेमोक्रेटिक होगा? देखिए डेमोक्रेटिक ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी मैं कहूँगा, अब यहाँ क्या लिख सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज डेमोक्रेटिक। ठीक, यानी आप कह सकते हो मे बी और मे नॉट बी डेमोक्रेटिक। ठीक, यानी कोई देश अगर डेमोक्रेटिक है तो ये कंपलसरी और गारंटी कि उसके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बट इसका वाइस वर्सा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई, देखिए ये नेसेसरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई देश है जो कि डेमोक्रेटिक है, मान लो वो लोकतंत्र को फॉलो करता है, यानी लोग जहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी रखते हैं, यानी वो अपने खुद के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो देश में एक गारंटी है कि उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, उनका अपना खुद का संविधान होगा ही होगा। बट अगर कोई देश जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक को फॉलो करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो आजकल हर एक देश के पास है, जो मोनार्की को फॉलो करते हैं उसके पास भी है, जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं उसके पास भी है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है कि अगर देश अगर डेमोक्रेटिक है तो ये कंपलसरी है और गारंटी है कि उनके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। बट ये नेसेसरी नहीं है कि जितने भी देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो, इट इज मे बी एंड मे नॉट बी, यानी देश अगर के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये पॉइंट ये कहना चाहता है। ठीक, क्लियर है आपको? ये जो हमारा प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसको हम बहुत वे से क्या कर सकते हैं, सर्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यानी सेवरल पर्पस के लिए सर्व कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सर्व फॉर, किसके लिए, सेवरल पर्पस के लिए। हम इसको सेवरल पर्पस के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हैं, या फिर उसके लिए उसको हमने बनाया है, सेवरल पर्पस। ठीक, यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सेवरल पर्पस के लिए सर्व करने के लिए बनाया है। कुछ मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, पहला पॉइंट कि देखिए हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ सर्टन आइडियल सेट करता है, इट सेट्स और इट लेज आउट, आप लिख सकते हो, आप सेट लिख सकते हो या तो लेज आउट लिख लो, इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स, यानी कुछ सर्टन स्टैंडर्ड्स ये सेट करता है जिस बेसिस पर हम सिटीजन यानी हम नागरिक इस देश के हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा
उसके नज़रिए से हमें इस देश में जीना पड़ेगा, हमें एक डिसिप्लिन से जीना पड़ेगा। इसलिए ये कुछ आइडियल सेट करता है। इट सेट और इट लेज आउट, अब सेट लिखो या फिर लेज आउट लिखो सेम है। इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स जो कि फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है सर? जो कि फॉर्म करता है बेसिस ऑफ ए काइंड ऑफ ए कंट्री, बेसिस ऑफ ए काइंड ऑफ ए कंट्री। देखिए जो ये जो कुछ आइडियल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कंट्री के नींव को बेसिस ऑफ ए काइंड, हमारा कंट्री का किस प्रकार का काइंड है, किस प्रकार का, कौन से टाइप का नींव है, वो डिसाइड करता है हमारा आइडियल। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स लिखे गए, जो स्टैंडर्ड्स लिखे गए, वो स्टैंडर्ड्स फॉर्म करते हैं द बेसिस ऑफ ए काइंड ऑफ ए कंट्री, उस कंट्री के हर एक नींव को, उस कंट्री के बेसिक स्ट्रक्चर को, और जो कि जिसको कि हर एक सिटीजन को मानना पड़ेगा, हर एक सिटीजन को उसको एस्पायर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस जगह पर रह रहे हैं। सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन, जो भी वहाँ पर रह रहे हैं उनको एस्पायर करना पड़ेगा, यानी इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, उन आइडियल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को, उन डिसिप्लिन्स को उनको मानना ही पड़ेगा, जो सिटीजन्स यानी उस जगह के जो नागरिक है उस देश के, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए क्योंकि जो लोगों को एक वे में हम चला सके। देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो यूजेस क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन वो हम पढ़ रहे हैं, यानी आप कह सकते हो हम कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पहला यूज़ क्या था? पहला यूज़ ये था कि ये कुछ आइडियल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, जो कि एक कंट्री के बेसिस ऑफ काइंड, उसके नींव को, उसके प्रकार को डिसाइड करते हैं, जो कि हम सिटीजन्स यानी हम जो नागरिक हैं उस देश के, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि हम उस देश में रह रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखो मेरे यार, दूसरा पॉइंट है कि ये डिसाइड करता है और हमें बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस, क्या हमें बोलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है? ये हमें बोलता है फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटी, हमारे समाज का फंडामेंटल नेचर क्या है वो हमें हमारा संविधान बताता है। फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, ठीक, हमारे समाज का जो फंडामेंटल नेचर है, जो सबसे बेसिक नेचर है, वो हमारा संविधान हमें बताता है। तीसरा पॉइंट से पहले मैं कुछ चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट से पहले क्या, देखिए कंट्री जो होता है, तीसरा पॉइंट का थोड़ा सा देखिए, तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट क्यों है उसके लिए आपको ये बातें समझनी पड़ी। यहाँ पर मैं जो बातें आपको समझाऊंगा ये तीसरे पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट। भाई तीसरा पॉइंट यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम तीसरा पॉइंट बताएंगे आपको, बट तीसरा पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये उसका यूज़ क्यों है, उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आइए देखिए, जो कंट्री होता है ना, जो कंट्री होता है, जो देश होता है, वो यूजुअली मतलब ज़्यादातर समय डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट, ये डिफरेंट का शॉर्ट फॉर्म है, ये डिफरेंट ऐसे लिखा था डिफरेंट, तो मैंने डिफरेंट को ऐसे लिख दिया DIFF होल टू द पावर एन लिखा, ये डिफरेंट का शॉर्ट फॉर्म है, बट आपको एग्जाम में पूरा लिखना डिफरेंट, आपको शॉर्ट फॉर्म्स एग्जाम में यूज़ नहीं करना है, ठीक। तो जो एक देश होता है वो यूजुअली डिफरेंट कम्युनिटी से बनता है, डिफरेंट कम्युनिटी से बनता है। जो देश होता है वो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों से बनता है, ऑफ पीपल्स, यानी एक देश में बहुत अलग वेराइटीज के, बहुत डिफरेंट वेराइटीज के पीपल्स रहते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ सकता है? इससे प्रॉब्लम ये आ सकता है कि उनका जो बिलीव है, देखिए ये जो डिफरेंट पीपल्स है, ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, यानी मान लो एक जगह पर 100-200 लोग रह रहे हैं, तो 100-200 लोगों के 100-200 बिलीव होंगे, 100-200 ओपिनियंस होंगे, यानी हर एक इंसान का अपना खुद का एक ओपिनियन होगा, अपना खुद का एक मानना होगा, यानी बिलीव होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया एक कंट्री जो होता है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों से बनता है, तो उन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों से वो कुछ अपने, उनके पास अपने खुद के कुछ बिलीव होंगे, अपने खुद के ओपिनियन होंगे,
यानी किसी भी मुद्दे पर, किसी भी प्रॉब्लम पर, किसी भी इशू पर हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग बिलीव होंगे। यानी इसका मतलब यह कंफर्म है कि वो जितने भी लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनको अगर आप किसी सेम इशू की बात करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, बहुत सारे लूप होल्स मिलेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो यानी कहने का यह तात्पर्य है कि जो यहाँ पर जो इशू है, यानी जो एक सेम इशू पर ये सभी का ओपिनियन मैच नहीं करेगा, और यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक सेम इशू पर कभी भी एग्री नहीं करेंगे, और ये नेसेसरी भी नहीं है कि हर कोई एग्री ही करे एक ही मुद्दे पर। यानी कैन नॉट, इट इज़ नॉट नेसेसरी, लिख लो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे एग्री, यहाँ की वो सभी लोग एग्री होंगे ऑन ऑल इशू, ऑन ऑल इशू, कि ये नेसेसरी नहीं है कि वो सभी लोग एक ही इशू पर एग्री करें। मान लो वाटर सैनिसिटी, जो वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, यानी सैनिसिटी की, यानी वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो क्या हर एक देश के कोने कोई होगा, नहीं। मतलब सिर्फ देश के कुछ ही पार्ट्स लोग बताएंगे और कुछ पार्ट कुछ और वैरायटी के प्रॉब्लम बताएंगे। तो इसीलिए इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, यानी एक कंट्री में डिफरेंट वैरायटीज़ के लोग रहते हैं, तो उनके डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट बिलीव्स है, तो ये कन्फर्म है कि वो सभी लोग एक ही इशू पर कभी भी एग्री नहीं करेंगे, और वो नेसेसरी नहीं है। कई बार कर ले बट एक कन्फर्मेशन नहीं है, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि वो करेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए ये तीसरा पॉइंट हेल्प करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है कि जो कंट्री और डिफरेंट लोगों से बना है, डिफरेंट बिलीव्स है, डिफरेंट ओपिनियंस है, वो सभी एक ही इशू पर क्या नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, उनके ओपिनियन अलग रहेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का एक और यूज़ आता है, जो कि तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, ठीक, ये हमें, इसके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, इसके पास, इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं। यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन को आज सर्व करते हैं जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक, जो कि हमें मदद करते हैं। देखिए ये जो सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल किसे मदद करते हैं, ये इस प्रकार से मदद करते हैं। देखिए जो पीपल्स है, जो पर्सन्स, ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री, ठीक, एग्री अपॉन, एग्री अपॉन, किस पर, द बेसिस ऑफ द वे, तो मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, बेसिस ऑफ द वे that they want to country governed। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और ये प्रिंसिपल्स और रूल्स इससे लिखे गए हैं जिस बेसिस पर लोगों को पता चले कि ये रूल अगर हम तोड़ेंगे तो भाई ये पनिशमेंट मिलेगी। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ आपको देता हूँ, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल नहीं होता और प्रिंसिपल नहीं होता तो क्या होता। मान लो ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा अगर तुम मुझे इतना पैसा नहीं दोगे। तो ए ने बी पर मर्डर नहीं किया है, सिर्फ उसको एक धमकी दी है मर्डर करने की, अगर तुम मेरा इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं मुझे लौटाओगे तो मैं तुम्हें मर्डर कर दूँ। यानी
बी को भाई लगा डर, भाई इसने कहा है अगर मैं रिटर्न नहीं करूँ तो ये मुझे मार देगा, यानी इसको धमकी मिला है। ठीक ठीक, क्या मिला है? धमकी मिला, यानी ए ने बी को कहा कि तू मुझे मेरा एक्स अमाउंट ऑफ मनी लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, तेरा मर्डर कर दूंगा। तो यानी एक यहाँ पर धमकी दी गई है मर्डर करने की। तो यहाँ पर बी को लगा डर, भाई भाई अगर मैंने नहीं लौटा तो मुझे मार देगा। तो यहाँ पर लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द पीपल्स, यहाँ पर लोगों के ओपिनियन क्या है। देखिए लोगों के ओपिनियन ये होते हैं, कुछ लोग यानी कुछ लोग बी को सपोर्ट करेंगे करेंगे भाई, और कुछ लोग ए को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं भाई रूल क्या है, रूल के पनिशमेंट क्या है, कुछ प्रिंसिपल है या नहीं, कुछ भी नहीं। यानी मैं कब की बात कर रहा हूँ, मान लो अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, जिसमें रूल्स ना होते, प्रिंसिपल ना होता, तो स्थिति क्या होती। ये पहला कि केस 1 लेके चलो, इसको केस 1 मान लो आप। अगर केस 1 ये है कि अगर रूल्स ना होते, प्रिंसिपल होते, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, तो क्या होता। ए ने कहा बी को, भाई तू मुझे एक्स अमाउंट ऑफ मनी नहीं लौटाएगा तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। तो यहाँ लोग कहेंगे, कुछ लोग ए को सपोर्ट करें। क्यों करेंगे भाई? इसलिए करें क्योंकि इसका जो पैसा है वो बी ने लिया है, तो बी को उसे आज पर द टाइम बाउंड्री उसको लौटा देना चाहिए था, आज पर द टाइम पीरियड सेट बाय द ए, उसके हिसाब से बी को ए के पैसे को लौटा देना चाहिए था उस टाइम फ्रेम के अंदर। उसने नहीं लौटाया, उसने गलती की है, तो इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर आगे ए को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग बी को ही सपोर्ट करेंगे। कहेंगे भाई साहब तुमने ऐसे धमकी देने वाली बात क्यों कह दी, तुमने मर्डर वाली बात क्यों कह दी, ये तो नॉर्मल से हो सकता था। तो इस प्रकार के लोग कहेंगे, और कुछ लोग ए को, कुछ लोग बी को, इसी प्रकार के लोग सपोर्ट करते रहेंगे, और ये कभी जो केस का जो मसला ये कभी टूटेगा नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, अगर केस 2 की मैं बात करूं कि हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रूल्स इसमें है और प्रिंसिपल भी है, तो अब क्या स्थिति रहेगी। अब मान लो वही ए है वही बी है, ये तो बात थी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, रूल्स भी नहीं थे, प्रिंसिपल भी नहीं थे। कुछ लोग ए को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि बी ने उसका पैसा नहीं लौटाया था, कुछ लोग बी को सपोर्ट कर रहे थे इसलिए क्योंकि उसने उसको धमकी दी थी। तो यहाँ पर अब सेकंड केस में क्या होता है, मान लो ए ने धमकी दी बी को, कहा कि तुम मेरा एक्स अमाउंट ऑफ पैसा लौटा दो। बी को भाई लग रहा है डर, भाई मेरे पास कोई पैसा है नहीं, मैं तो लौटा नहीं सकता, तो ये तो मुझे नहीं तो मार देगा। अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पर काम आते हैं रूल्स और प्रिंसिपल्स। तो ये भाई साहब जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहां से जाएंगे कोर्ट, और इनका जो केस है ये कोर्ट में सुलझाया जाएगा भाई साहब। क्योंकि आजकल तो हमारे पास क्या है, कुछ कुछ होने से हमें गुस्सा आता है भाई, तो इसीलिए कुछ भी हम कह देते हैं। तो इसीलिए रूल्स और प्रिंसिपल्स चाहिए, ठीक। नहीं तो भाई मान लो भाई ए ने बी ने और भी लेट कर लिया, तो इसको भाई बहुत गुस्सा आएगा, तो ये तो जाके सच में इसका मर्डर कर लेगा ना। तो इसीलिए रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, नहीं तो लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, लोग जो चाहे वो करेंगे, रास्ता में खड़े हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे, जो चाहे वो करें, जैसे लगेगा ये उनके खानदानी जमीन है, वो रोड अपना है, तो वो जो चाहे वो करेंगे भाई साहब, जो चाहे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर कानून एक दिन के लिए हटा दिया जाए तो आप देखोगे देश की हालत क्या है, देश किस कगार में पहुंच जाएगा कभी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए रूल्स और प्रिंसिपल्स कंपलसरी है, वो होने भी चाहिए, वो एक देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मान लो ए ने बी को धमकी दिया, तो बी क्या करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, वो कोर्ट में आएगा। अब कोर्ट फैसला करेगा, ए पर सजा सुनाएगी। क्यों देखिए मर्डर करना भी एक गलती है। मर्डर देखिए रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अगर किसी ने किसी को मर्डर किया तो उसको इतनी सजा मिलेगी। अगर किसी ने किसको मर्डर की सिर्फ धमकी दे दी, सिर्फ धमकी दी है, और कुछ नहीं कहा, मारा नहीं उसको, सिर्फ धमकी दी है, उसका भी सजा अलग है मेरे यार, उसका भी सजा अलग है। तो यहाँ पर अब लोग जो होंगे, अभी यहाँ पर जो लोग हैं XYZ जो भी लोग हैं, वो अब किसको सपोर्ट करेंगे, वो कोर्ट के फैसले को सपोर्ट करेंगे, ना ए को सपोर्ट करेंगे ना बी को सपोर्ट करेंगे, वो सच्चाई को सपोर्ट करेंगे, यानी कोर्ट को कहना, कोर्ट ने क्या कहा होगा। देखिए यहाँ पर इस केस पर कोर्ट कहा होगा, देखिए ए ने जो है बी को तो मर्डर की धमकी दी है, तो उसको ए को उस बेसिस पर क्या मिला, पनिशमेंट मिला। वहीं पर बी को कहा जाएगा, उसको कुछ टाइम दिया जाएगा, मतलब और थोड़ा सा टाइम उसका एक्सटेंड किया जाएगा कि तुम्हें 1 महीना दिया जा रहा है, तुम कुछ भी करो, ए का पैसा लौटाओ।
यहाँ पर ये एक फेयर और फ्री कंडक्ट हुआ है मेरे यार। यहाँ पर ए के साथ भी इंसाफ है, उसको उसका पैसा मिलेगा, और बी को भी उसका पैसा बी को भी ए से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि नहीं तो उसको मार देता। अगर कोर्ट ना आता तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा आकर उसको मार देता, उसको काट के फेंक देता, कुछ नहीं होता। तो अगर रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, देश उस पर ही चल रहा है। और इस रूल्स और बेसिस पर हमारे जो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, जिससे जो हमारा पूरा कंट्री है उस हर पर्सन को, हर जितने पर्सन रह रहे हैं इस कंट्री पर, उनको उस चीज़ पर एग्री करना पड़ेगा जो कि सही है। तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, जो चीज़ राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। जैसे कि धमकी, किसी को मर्डर की धमकी देना वो गलत है तो है, आपने किसी का पैसा लौटाया नहीं है, उसके टाइम बाउंड हो चुके तो वो गलत है, वो भी गलत है मेरे यार। आपको कहा गया था भाई 2 महीने टाइम दिया, पैसा क्यों नहीं लौटा, अगर नहीं लौटा सकते तो ले क्यों रहे हो, तो ले क्यों रहे, तो ए की भी गलती है, बी की भी गलती है। अगर देखिए इसलिए तो बी को 1 महीना और दिया गया, अगर आप उसके बीच में नहीं दे पा रहे हो तो आपको ही पनिशमेंट मिलेगी, तो आपको ही पनिशमेंट। तो इसलिए ए के साथ भी यहाँ पर इंसाफ हुआ है कि ए को उसका पैसा मिल जाएगा बट थोड़ा सा लेट से, और बी के साथ भी इंसाफ हुआ कि ए को भाई पनिशमेंट मिल रही है उसके जवान की, जो उसने बोला कि मैं धमकी दे रहा हूँ मर्डर की। तो ये चीज़ें हैं। तो एक कंट्री के अंदर लोगों को किस प्रकार से गवर्न करना है, लोगों को किस प्रकार से चलाना है, उसके लिए हमें रूल्स चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए। अगर ये नहीं होते तो लोग अनडिसिप्लिन हो गए, अनस्टैंडर्डलेस हो गए, क्या कुछ करते हैं वो पता नहीं चलता। कुछ लोग कंट्रोल कर लेंगे, कुछ लोग रह जाएंगे, बट ज़्यादातर लोग नहीं सुधरेंगे। हर दिन क्राइम, अगर मान लो एक दिन ये रूल्स उठ जाए और ये प्रिंसिपल्स उठ जाए तो हर दिन हर किसी के यहाँ क्राइम होने लगेगा। आपने बहुत एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, जहाँ पर रूल्स काम नहीं करते, जिस एरिया पर कुछ दिन के लिए राइट्स होते हैं, उस दिन लोग पूरे पागल होते हैं, क्या कुछ क्रिमिनल केस करते हैं, क्या नहीं करते, वो आपको पता चल जाए उस एरिया पर। आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। बहुत सारे ऐसे भी देश है जहाँ पर कुछ दिनों के लिए रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने फेंक दिया था, कहा था हम इसको आपसे नहीं मानेंगे, तो उस दिन क्या हुआ था, उस दिन भयंकर क्रिमिनल केस होते, हर दिन लूट, चोरी, किसको किसने मार के चला गया, कोई किसका पैसा घर में लूट रहा है, कोई किसको क्या कर रहा है, वो सभी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी। इसीलिए रूल्स इंपॉर्टेंट है, लोगों को डिसिप्लिन रखना इंपॉर्टेंट, नहीं तो लोग जो चाहे वो करेंगे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने एक और बात यहाँ पर कही थी, देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आइडियल्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखिए यहाँ पर ये एक और नोट करने वाली बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सरकार के बारे में नहीं लिखा। देखिए यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं लिखा गया है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से चलनी चाहिए, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट के क्या यूजेस, वो तो लिखा गया है, वो तो लिखा गया है। उसके साथ साथ एक और चीज़ इंक्लूड है, उसके साथ साथ एक और चीज़ इंक्लूड है। वो क्या है, वो क्या चीज़ इंक्लूड है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं। क्या एग्रीमेंट है, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे, जो आइडियल्स सेट किए गए थे, यानी जो सर्टन आइडियल्स सेट किए गए थे उनके ऊपर कुछ एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है, ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो कि कंपलसरी है, जो कि कंपलसरी बिलीव्स है कि द कंट्री शुड अपहोल्ड। यानी जो सरकार, देखिए सरकार तो हर 5 साल में चेंज हो सकती है, तो सरकार क्या है, एक कंटिन्यू नहीं है। आज अगर कोई प्रधानमंत्री तो कल और कोई बन जाएगा, वो मतलब एक परमानेंट प्लेस नहीं है, वो एक परमानेंट पोस्ट नहीं है, वो चेंज होते रहेंगे। बट ये जो देश है ये तो परमानेंट है ना, जो हमारा देश इंडिया है, मैं इंडिया के मामले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात करूँ। देखिए इंडिया 1950s में भी था, आज 2024 आज भी इंडिया है। इंडिया महाराणा प्रताप के समय में भी था, मुगल्स के समय में भी था, ब्रिटिशर के समय था, तब भी इंडिया था, आज भी इंडिया है, बट नाम कुछ और था। आज इंडिया नाम है बट उस समय नाम कुछ और था, बट इंडिया था। यानी इंडिया इज परमानेंट, यानी कंट्री इज परमानेंट, सो दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो परमानेंट।
हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ लॉज और भी ऐड करते रहते हैं। देखिए पहले जो ज़माना था वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स, उनके बारे में कुछ बात नहीं होती थी। यानी पहले जो 2020 यानी 1900 की बात करो, 2000 की पहले से बात, उस समय रोबोट नहीं हुआ करते थे, मशीन लर्निंग नहीं हुआ करते, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ करते थे। बट आज तो है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कब गया था? 90s में, 90s में बनाया गया था। तो आज तो 20s चल रहा है, 90s में बनाया गया था ना, तो आज तो 20s चल रहा है। तो उस समय तो किसी को पता नहीं था भाई रोबोट आ जाएंगे, भाई एआई आ जाएगा, भाई ये सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, नहीं पता था। तो उस करंट लॉ लिखा नहीं गया है। तो इसीलिए हम कुछ कुछ अमेंडमेंट आता है। अमेंडमेंट यानी हर साल कुछ ना कुछ बातें चलती है लोकसभा के अंदर कि कुछ अमेंडमेंट लाया जाता है जिस बेसिस पर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लॉज ऐड करते रहे, कुछ और लॉज ऐड करते रहे ड्यू टू मतलब कोई चीज़ आ रही, जैसे कि कुछ पेपर लीक का कुछ एक्ट आने वाला था, शायद वो आ भी जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे भी एक्ट हैं जिनको अपडेट करना पड़ता है, यानी कुछ ऐसे भी लॉज जिनको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि उस समय के हिसाब से ज़माना अलग था, ज़माना आज अलग है। तो कुछ कुछ लॉज को अपडेट करना पड़ता है, और उस समय के ज़माने को देखकर आज के ज़माने को देखो कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, उसके बेसिस पर कुछ नए लॉज लाने पड़, जैसे कि एआई की बात कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग की बात कर, रोबोटिक्स की बात कर, उसके लिए कुछ नए लॉज भी लाने पा रहे बाय यूजिंग ऑफ अमेंडमेंट इन लोकसभा, ठीक। तो इसीलिए कुछ आइडियल्स पूरी तरह से सेट कर दिए गए, जो कि कंट्री, देखिए कंट्री कंपलसरी, मैंने कहा था कंट्री इज परमानेंट बट सरकार इज नॉट परमानेंट। ये आज कोई पार्टी अगर सरकार बना रही है तो अगले 5 साल कोई और पार्टी सरकार बना सकती है। ये कन्फर्म नहीं कि वही पार्टी बने, कि वही प्राइम मिनिस्टर है, नहीं ऐसा नहीं है। आप गिनो ना भाई, जब से इंडिया क्या इंडिपेंडेंस हुआ तब से लेकर आज तक कितनी बार कितने प्रधानमंत्री हो चुके, कितने प्रेसिडेंट बन चुके, कितने चेंज हो चुके हैं। तो इसीलिए कहा है सरकार आ सकती है, जा भी सकती है, तो पर देश इज परमानेंट। तो जो इंडिया जो है वो तो परमानेंट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए इस देश को कुछ बातों पर, कुछ आइडियल्स पर सेट करना ही पड़ेगा। भाई आप इंडिया आ रहे हो तो आपको इन आइडियल्स पर फॉलो करना ही पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया के लोग, आप कहीं फॉरेन जा रहे हो, मान लो आप कहीं अमेरिका जा रहे हो, तो अमेरिका में कुछ ऐसे आइडियल्स होंगे जो कि कोई बाहर का व्यक्ति अगर वहाँ आएगा तो उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश के बिलीव है, ये देश के बिलीव ही हमारा देश का ये है। कुछ कुछ देश के पास अपना खुद का कुछ एग्रीमेंट होता है, अगर बाहर का व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसको उसको मानना पड़ेगा, वो कंपलसरी, क्योंकि देश के अपने खुद के एग्रीमेंट से, उनके आइडियल्स पर, तो जो कि कंट्री शुड अपहोल्ड, यानी कंट्री उसको तो मानेगा मानेगा, और बाहर के लोग अगर आएंगे इंडिया घूमने तो उनको भी वो मानना पड़ेगा, और उस देश के रहने वाले लोगों को उसको मानना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करें नेपाल की। अब थोड़ी सी हम नेपाल की बात करें। एक केस स्टडी मान लो, ये एक केस स्टडी है नेपाल की, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। नेपाल, देखिए नेपाल एक देश है, एक कंट्री है जो कि इंडिया के बॉर्डर में है, इंडिया का एक बॉर्डर का पार्ट है। मतलब एक नेपाल जो है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है एक पार्ट पर, तो इंडिया के बॉर्डर पर है, इंडिया के नॉर्थ वाले बॉर्डर पर है। किस बॉर्डर पर? नॉर्थ वाले। हालांकि मेरे पास अभी तो मैप नहीं है, नहीं तो दिखाया था, तो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो दिखा दूंगा मैप में। तो ये मान लो इंडिया कुछ इस प्रकार से, ड्राइंग में हंसना मत। तो ये मान लो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में नेपाल है, थोड़ा सा इस प्रकार से इंडिया है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये नेपाल का हिस्सा है, ठीक। नेपाल एक देश है जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में, ठीक। और हम आज यहाँ पर हम क्या बात करें, जो रीसेंट हिस्ट्री है नेपाल की, उसकी हम बात करेंगे आज। देखिए नेपाल एक देश है, इंडिया के बॉर्डर में शेयर करता है नॉर्थ वाले हिस्से पर, ठीक। देखिए पहले क्या होता था, पहले जो नेपाल हुआ करता था ना, जो नेपाल, वो पहले जो नेपाल था वो एक मोनार्की था। मोनार्की यानी राजा का शासन जब चलता था, यानी वहाँ पर डेमोक्रेटी की बात, डेमोक्रेटी में क्या होता है, लोगों की चलती है, यानी पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो होता है डेमोक्रेटिक, यानी जहाँ पर लोगों की चलती है, यानी हम जैसे जनता की चलती है, यानी ठीक है। और वहीं पर
नेपाल में पहले क्या होता था, मोनार्की था, यानी वहाँ पर राजा का शासन था, यानी राजा जो कहेगा वही होगा, यानी राजा जो था यानी किंग जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी में था। यानी नेपाल मोनार्की में था पहले। और नेपाल में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 1990s में, यानी नेपाल में सबसे पहले जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 1990s में अडॉप्ट किया गया था। बट इसका एक लूप होल क्या था पता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था जो हमारे किंग है, जो हमारे राजा है, वो हमारे फाइनल अथॉरिटी है, उन पे ही हर एक चीज़ को सीमित करते हैं। यानी 90s में देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए भाई, क्या मैंने कहा था, अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है तो ये गारंटी है और कंपलसरी है कि उसके पास अपना खुद का क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बट यहाँ पर देखिए 90s में नेपाल के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये डेमोक्रेटिक है? नहीं है, ये तो अभी भी मोनार्क है ना, अभी भी तो राजा है, तो अभी भी ये मोनार्क है, मोनार्की को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए कहा गया था अगर एक देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेटिक हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ वो एग्जाम्पल है वो नहीं है। ठीक, इसलिए उस पॉइंट को मैंने वहाँ पर लिखाया था आपको कि आपको ये समझ आ जाए। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन 1990s में अडॉप्ट हो गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया था। बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था भाई कि हमारा जो किंग है वो फाइनल अथॉरिटी है, यानी उनके बीच में हर चीज़ को समाप्त करिए, यानी हमारे जो कानून होंगे उसके जो अथॉरिटी होंगे, फाइनल डिसीजन जो लेंगे वो किंग लेंगे। और जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था उनके मोनार्की वाले ये को, मोनार्की वाले सोसाइटी को, मोनार्की सोसाइटी राजा के शासन के समाज को दर्शा रहा था। भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो था और वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो मोनार्की थे। बट धीरे धीरे क्या हो, लोगों के अंदर सोच में बदलाव आने लगे, धीरे धीरे लोगों के अंदर, लोगों के सोच में धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के सोच के अंदर, यानी थिंकिंग प्रोसेस के अंदर, थॉट के अंदर कुछ चेंज आने लगी। ठीक, तो इसलिए लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, यानी मूवमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिए। किसको लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिया? उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है, ये जो मूवमेंट है, ये सेवरल डिकेड से चल रहा है नेपाल के अंदर, कि उनका लोगों का सोच तो 1990s के बाद ही बदल गया था, कि उन्होंने आंदोलन उसके बाद से शुरू कर दिया था, सेवरल डिकेड से चल रहा है कि नेपाल को क्या बनाओ, डेमोक्रेटिक बनाओ, यानी लोकतंत्र बनाओ, लोकतांत्रिक देश बनाओ, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाओ भाई साहब। ये लोगों का आंदोलन चल रहा था, उनकी डिमांड थी कि नेपाल को डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाओ, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाओ, जो कि सेवरल डिकेड चले थे। उसके बावजूद भी 1990s में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, बट वो डेमोक्रेटिक नहीं हुए थे। भाई लोगों का आंदोलन हो रहा था, भाई आप करो नेपाल और डेमोक्रेटिक बना, बट तब भी नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया गया बट डेमोक्रेटिक नहीं हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि हमारे जो किंग है वो हमारा फाइनल अथॉरिटी है, उन पर ही हर चीज़ को समाप्त किया जाएगा। उसके बाद किसके पास नहीं, यानी मोनार्की था। भाई कॉन्स्टिट्यूशन था बट वो मोनार्की थे। बट धीरे धीरे लोगों के अंदर चेंज आ रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे, देखे पहले बहुत कम लोग हुआ करते थे जो कि इसका अपोज करते थे, क्योंकि नेपाल मोनार्की था। बट अब क्या हो रहा है, धीरे 1990s के बाद लोगों ने डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, इसलिए बहुत लोग उस मूवमेंट के अंदर, उस आंदोलन में जुड़ने लगे। इसीलिए लोगों ने यह सोच लेकर बना के ही रहेंगे। तो नेपाल ने डेमोक्रेटिक को ऐलान करने की बात कर ली थी, बहुत डिकेड से ये बातें चल रही है, हड़ताल बहुत दिन से चल रहा था। और वो कह रहे थे नेपाल में डेमोक्रेटिक बनाओ या डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर लो। और फाइनली क्या होता है, फाइनली 2006 में नेपाल के अंदर किंग के पावर्स को पूरी तरह
फेंक दिया जाता है, यानी पूरी तरह एंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया जाता है। यानी लोगों ने हड़ताल किया था, बहुत पहले से लोग हड़ताल कर रहे थे 1990 से पहले, पर उस समय उस हड़ताल में बहुत कम लोग थे। धीरे धीरे और भी लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज होने लगे और भी लोग उस मूवमेंट के अंदर, उस आंदोलन के अंदर ज्वाइन करने लगे, जिससे क्या हो, जो हड़ताल है बहुत बड़ा हो गया और बहुत बहुत भारी मात्रा में लोग आने लगे उस हड़ताल को ज्वाइन करने लगे। और उनकी डिमांड की थी कि हमारे नेपाल के अंदर एस्टैब्लिश करिए क्या, डेमोक्रेसी को। और इनका रिजल्ट ये हो गया कि 2006 के अंदर नेपाल में जो किंग का पावर था, यानी जो राजा का शासन था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। ठीक। और लोगों ने एक और डिमांड की थी, लोगों ने एक और डिमांड करी थी। क्या डिमांड था? अब तो भाई राजा का शासन, राजा के सभी पावर्स खत्म हो चुके हैं, तो हमारे देश में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, जहां पर लिखा जाए कि भाई अब फाइनल अथॉरिटी किंग के पास नहीं है, उसके पास जीरो पावर्स है, वो कुछ भी नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान रहेगा। कोई किंग वाली पोस्ट हट जाएगी, मोनार्की हट जाएगी, डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाएगा। वो चाहते थे ये चीज़ हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए। ठीक। और वो चाहते थे हमारा जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, उसको अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि देखिए पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था कि हमारे जो किंग है वो फाइनल अथॉरिटी है, उसको हटाना चाहते थे। इसीलिए वो कहते थे कि हमारे लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को वो कहते थे इसको चेंज करो या तो इसको बंद कर दो, हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से लिखना चाहिए। वी शुड राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से लिखना चाहिए। और इसीलिए भी नेपाल के लोगों ने इसके लिए बहुत और एक आवाज़ उठाई थी, नेपाल के लोगों ने इसके लिए और वोट किया था। वो चाहते थे पूरी तरह, देखिए ये 2006 में राजा तो थे बट राजा के पास कोई पावर नहीं था, बट राजा वाला पोस्ट था, राजा का जो पोस्ट है वो था 2006 के अंदर। बट धीरे धीरे वो चाहते थे कि भाई राजा जो पोस्ट है इसको पूरी तरह से मिटा देने के लिए, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारे लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए हमें। उसके लिए नेपाल के लोगों ने बहुत फॉट किया था। ठीक। जैसे कि हमारे पास जो फुटबॉल फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उन्होंने क्यों कहा था कि हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए? इसीलिए कि जो फुटबॉल का गेम होता है, फुटबॉल गेम, उसमें भी कुछ रूल्स ऐड किए आते हैं, नए रूल्स, कुछ रूल्स रिमूव कर दिए आते हैं, कुछ रूल्स ऐड करते हैं, कुछ रूल रिमूव करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो फुटबॉल भी तो है, फुटबॉल एक गेम होके भी उस पर इतने सारे चीज़ें, इतने सारे अमेंडमेंट, इतने सारे रूल्स रिमूव किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं। तो ये तो हमारा पूरा नेपाल एक देश है, एक कंट्री है, तो हम क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना लिखें? हम क्यों ना यहाँ पर एक अच्छे से लॉज बनाए, क्यों ना अच्छे से लॉज बनाए, क्यों अच्छे से यहाँ पर हम रूल्स लिखें, क्यों ना हम अच्छे से यहाँ पर प्रिंसिपल लिखें? तो इसके लिए लोगों ने बहुत, इस एग्जाम्पल को लोगों ने दिया था कि भाई फुटबॉल गेम होने के बावजूद वहाँ पर रूल्स है, प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन है, लॉज है, तो नेपाल एक कंट्री होने के बावजूद वहाँ पर क्यों नहीं है? तो इसी के डिमांड के कारण और लोगों के बहुत भारी मात्रा में सपोर्ट के कारण इस मूवमेंट को क्या होता है, नेपाल ने अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 2015 में। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया 2015 में। और ये पूरी स्टोरी हमें दिखाते हैं नेपाल की जो लड़ाई थी, जो फॉट था, जो लड़ाई थी, फॉट फॉर डेमोक्रेसी, लड़ाई थी डेमोक्रेसी के लिए। वो हमें ये जो पूरी कहानी हमें दर्शाती है, ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि नेपाल की लड़ाई किस प्रकार से थी, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। वो हमें ये पूरी स्टोरी हमें बताती है। ठीक है। और जो बाकी की चीज़ें हैं यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने दो पर्पज़ की बात की थी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का
दो इम्पोर्टेंट पर्पस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दो इम्पोर्टेंट पर्पस यानी 2 इम्पोर्टेंट पर्पस है। एक तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पर्पस और एक सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पस। ये जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पर्पस हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेवरल पर्पस क्या है, जैसे कि इसमें कुछ सटल आइडियल्स हैं, ये फंडामेंटल नेचर दिखाता है सोसाइटी का, ये रूल्स प्रिंसिपल वाली बात। ये 3 पॉइंट्स मैंने कहा थी, वो पहला इंपॉर्टेंट पर्पस था। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको कहा थी, 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कहने के लिए ये जो चीज़ थी ये वाली, ये जो 3 पॉइंट, जब 1, 2, ये 3, ये जो 3 पॉइंट्स है ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पस। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पस जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको कहा था, 3 पॉइंट्स, वो 3 पॉइंट्स हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पस के अंडर आते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस देखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो आपको जो नोट्स के लिंक है मेरे यार, नोट्स के लिंक वो मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी को लेट होने के लिए बहुत बहुत सॉरी, और थोड़ा सा लेट हो चुका है मुझे पता है, बट आपके एग्ज़ाम से पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे जिस प्रकार से वो कुछ दिन रिवीजन के लिए मिल जाए। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।